आपके संस्थान का एक स्लोगन है न्यू एज ट्रांसफॉर्मेटिव डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत निर्यात तुल्य उत्पाद से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम क्या है, इससे हमारे पशुपालक भाई और बहन कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, जो ये डेयरी व्यवसाय कह लें, इसका एक शाब्दिक अर्थ अभी तक ये रहता था कि दुग्ध उत्पादन करना, और दुग्ध उत्पादन का ही मुख्य उद्देश्य लेते हुए हमारे किसान भाई और युवा पीढ़ी के लोग इससे जुड़े रहे हैं। अब जो एक आज की मॉडर्न चुनौतियों को देखते हुए हमारे संस्थान ने एक अलग पहल की, और उस पहल में तीनों चीज़ों का ध्यान रखा। सबसे पहले तो हमने पोषण के लिए, पशु पोषण, जिसमें हरे चारे का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो हरे चारे की उपलब्धता के लिए हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी डेवलप की और हरे चारे की समस्या का निदान ढूंढ निकाला। आज बहुत सारी कोऑपरेटिव डेयरी में सुमूल डेयरी है, बनास डेयरी है, और बहुत सारे जो ऐसे एंटरप्रेन्योर फार्मर हैं, उन्होंने हरे चारे के लिए हाइड्रोपोनिक मशीन अपने यहाँ लगाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमारे इस मशीन में 7 दिन के अंदर हरा चारा बन के तैयार हो जाता है, और उसका लाभ ये होता है कि उत्पादन तो बढ़ते ही है, पशु की प्रजनन क्षमता बहुत बढ़ती है। तो पहला विचार बिंदु ये रहा कि पशु का पोषण किस तरह से वो किया जाए, उसका रख रखाव कैसे हो, और दूध के अलावा, दूध तो है ही है बहुमूल्य चीज़, जिससे कि उसकी रोज की आमदनी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसान भाइयों के लिए कि रोज की आमदनी के लिए दूध का व्यवसाय करें, हफ्ते की आमदनी हो उसके लिए भी व्यवसाय करें, चाहे मुर्गी पालन करें, और उसके बाद महीने की आमदनी के लिए भी कुछ व्यवसाय होना चाहिए। हर तीसरे महीने आमदनी कैसे आएगी, साल में कैसे आएगी, तो ये जो हमारा मल्टीपल इनकम पॉइंट मॉडल है, तो इसको हमने डेयरी में लगाया। और डेयरी में ये हुआ कि जो गोबर निकलता है, गोबर का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या रहती है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिनके पास 20 से ज़्यादा मवेशी हैं, तो 200 किलो गोबर रोज़ उसका निस्तारण करना, और फिर उससे जो है तमाम तरीके की मच्छर और मक्खियाँ और ये सब। तो हमने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करने के लिए उन्हें कंपोस्टिंग का प्रशिक्षण दिया, उन्हें बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आज डेयरी व्यवसाय से 3 तरीके के उत्पाद निकलते हैं। रोज की आमदनी वाला दूध निकलता है। अब अगर वो बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा की आपूर्ति होती है। वो गैस को जो है, जिनके पास ज़्यादा गैस है तो वो लोग बैलून में भी भरते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तरह तरह के प्रयोग जनरेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद उससे जो सबसे बड़ा एक परिवर्तन हुआ कि जो गोबर है उससे बायोगैस के द्वारा फिर कंपोस्ट बनने लगी। तो एक तरीके से आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इस न्यू एज ट्रांसफॉर्मेटिव डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप में हम युवाओं को ये प्रशिक्षण देते हैं कि वो वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया हुआ चारा कैसे खिलाएं, जिससे उन्हें कम से कम लागत में अधिक से अधिक दूध उत्पादन मिले, गोबर का निस्तारण बायोगैस के द्वारा कैसे करें, और उसके बाद जो कंपोस्ट है उसको वो एक तरीके से खाद के रूप में अपने आसपास के लोगों को और उसको विक्रय भी कर सकते हैं। तो आज हमने जो FPOs बनाए हैं डेयरी के, वो ये तीनों काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन भी कर रहे हैं, बायोगैस का भी उत्पादन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कंपोस्ट का कर रहे हैं। और कंपोस्ट ये एक सिर्फ खाद नहीं है,
ये जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तरीके से बहुत ही आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। कुरियन साहब का भी मैं जैसा कि कह रहा था कि मुझे सौभाग्य मिला था उनके विचार सुनने का, उनका भी एंड टू एंड कनेक्ट टोटल सस्टेनेबल मॉडल, टोटल इंटरडिपेंडेंट मॉडल के द्वारा कोऑपरेटिव डेयरी को सक्सेसफुल बनाने का सपना था। तो आज जो ये हमारा कार्यक्रम है न्यू एज ट्रांसफॉर्मेटिव एंटरप्रेन्योर डेयरी डेवलपमेंट का, हमारा सोनीपत में केंद्र है जहाँ पे हम प्रशिक्षण देते हैं, उनको गुणवत्ता के बारे में प्रशिक्षण देते हैं और उनको ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। नाबार्ड संस्था के साथ भी उनको जोड़ते हैं, बैंकों से भी जोड़ते हैं। और जो ये एक हमारा सपना है कि भारत का निर्यात तुल्य उत्पाद हमारे पशुपालक बनाएं और इसके बारे में उन्हें बताया जाए कि किन चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे कि हमारे उत्पाद की वैल्यू घटती है या उसके ऊपर वो निर्यात योग्य नहीं रहती बल्कि प्रतिबंधित हो जाती है। तो एपिडा के साथ भी मिलके हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें जो अब नया परिवर्तन लाना है, युवा पीढ़ी को जोड़ना है डेयरी व्यवसाय से, उनको आत्म स्वावलंबन बनाना है, सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बनाना है और जिससे कि वो आकर्षित हो सके और पश्चिम देशों की तरह कि जहाँ पे दुग्ध उत्पादक छोटे मोटे वो नहीं होते बल्कि उनका एक तरीके से पूरा उद्योग होता है। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने पहल की है और ऐसे मैं डेयरी युवाओं से परिचित हूँ जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री के जॉब को छोड़ के और अपने यहाँ डेयरी, मॉडर्न डेयरी कह लें चाहे न्यू एज डेयरी कह लें, जिसमें उन्होंने एंड टू एंड कनेक्टिविटी करके और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं और हम बहुत आशावान हैं कि डेयरी व्यवसाय को एक नया आयाम इसके द्वारा मिलेगा। और आज इस अवसर पे मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और अपने तमाम उन पशुपालकों से और जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अभी तक पारंपरिक हमने किया है, अब इसको नए तरीके से नई सोच के साथ नए लक्ष्य को सामने रखते हुए, और वो नया लक्ष्य ये है निर्यात तुल्य उत्पाद, प्रोड्यूस ऑफ एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, और इस निर्यात को हमें बढ़ाना है। 2024 तक हमारा योगदान इसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आज नेशनल मिल्क डे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर आप डॉक्टर कुरियन से जुड़े हुए कुछ रोचक क्षण जिन्हें आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे, कृपया। आपने बहुत ही रोचक प्रश्न किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज हमारा, जिसको हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, इसकी नींव उन लोगों की विचारधाराओं पे है जिन्होंने देश के लिए सपना देखा था। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित BHU IIT से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उनकी विचारधारा को भी वहाँ जानने का मौका मिला कि 1916 में एक ऐसे शिक्षण संस्थान की नींव धरी जो देश के लिए बहुत ही उपयोगी हुई। उसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर स्वामीनाथन हुए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हुए, डॉक्टर BV राव हुए और भी तमाम नाम हैं। और कुरियन साहब की जो एक, उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं
और उनकी व्यक्तित्व का परिचय बहुत सारे लेख निबंधों में भी मिलता है, और एक बुक एनडीडीबी और अमूल ने निकाली थी, मेकिंग ऑफ अमूल, उसको भी पढ़ने का मिला। और एक बड़ा रोचक तत्व जो मैं हमेशा सबसे साझा करता हूँ कि वो कोऑपरेटिव को एक जिम्मेदारी समझते थे, और उस जिम्मेदारी में उनका ये था कि आप जिम्मेदार हैं उपभोक्ता के लिए, यानी कंज्यूमर के लिए, आप जिम्मेदार हैं जो उसका बेसिकली उत्पादन कर रहा है। तो दोनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और जो आपको उनके प्रति जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनके संरक्षक बने। तो एक बार जब आनंद में आनंद यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ एक्सलेंस एज फार एज द डेयरी डेवलपमेंट इज कंसर्न, और आज भी उसको दूध का मक्का मदीना कहा जाता है कि भाई जो इम्पोर्टेंस वेटिकन की है या दूध के या मक्का मदीना की, उसी तरीके से दूध के लिए आनंद की है। तो वहाँ पे लोग जाते थे, कोई भी विदेश से आता था, उसको दिखाने के लिए अमूल मॉडल कहलाता था वो। तो एक बार हमारे कृषि मंत्री थे श्री बलराम झाकड़ जी, जो काफ़ी उनका कद बहुत ऊंचा था, वैसे भी कद उनका ऊंचा था और अदरवाइज भी करीब 6 फीट 8 इंच से ज़्यादा था। तो यहाँ से उस समय फ़ोन जाता था, फैक्स किया कि भाई मंत्री जी आएंगे डेलीगेशन के साथ, और उनके लिए बेड की व्यवस्था की जाए जो 7 फुट से लंबा हो। उनका ओएसडी उनके पास लेके गया कि साहब एक बेड हमें लगाना है, जो कि झाकड़ जी के लिए। उन्होंने उस ओएसडी से जो एप्लीकेशन लेके गया था फंड सेंक्शन की, उसी पे लिख दिया कि रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू स्लीप डायगोनली ऑन द बेड, अर्थात सीधे लेटने के बजाय टेढ़े लेटे बेड पे, क्योंकि पैसा केवल किसानों के संबंधित उसका है, इस चीज़ों के लिए नहीं खर्च किया जा सकता। ये केवल एक तथ्य नहीं है, ये एक विचारधारा वो करता है। और वो स्वयं भी जब तक रहे आनंद में अपने उस फ्लैट में, कोई भी उनको दिखावे की चीज़ का वो नहीं था। उनका एक कह लें कि सच में एक सोशलिस्टिक थॉट था, कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग थी। और बहुत सारे लोग हमारे जानते होंगे कि उनको उसमें मोटिवेट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, त्रिभुवन भाई पटेल थे, ऐसे लोगों की जिनका भारत के डेयरी व्यवसाय के लिए, भारत को स्वावलंबन बनाने के लिए एक सपना था। तो कुरियन साहब के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि वो स्वयं में एक संस्था थे, स्वयं में एक कह लें कि वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं। और उनके ऊपर तमाम तरीके के ये भी लगते थे, आक्षेप भी लगते थे कि वो बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति के थे। मैं नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो तानाशाही प्रवृत्ति के थे। हाँ, निश्चित रूप से ही वॉज ए हार्ड टास्क मास्टर, दिस मच आई कैन से, एंड आई पे माई बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट मैं सारे भारतवर्ष के देश में डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों का और उन तमाम महानुभावों का। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कुरियन के बाद वो श्रृंखला रुक गई है, आज भी ऐसे तमाम शख्सियत हैं, लोग हैं जिनका सपना है, जिन्होंने कार्य किया है, जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में है, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में है। अंतोदगत्वा भारत का झंडा डेयरी व्यवसाय का विश्व में सबसे ऊपर लहरा रहा है। तो यह थे हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोहन जी सक्सेना जी के विचार, जिन्होंने पिछले 28 वर्षों में डेयरी इंडस्ट्री को विकसित होते हुए देखा है और उन्होंने कई अनुबंधों के माध्यम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर के साथ कई रिसर्च प्रोग्राम पे काम भी किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर के 99वां जन्म दिवस है और
डेयरी व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति की यह अभिलाषा है कि जब भारत अगले वर्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर की 100वीं जन्म दिवस मना रहा हो तो उस वर्ष हमारी भारत सरकार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत रत्न, भारत के जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम करे